Hello, hello, my dear friends. Today I am going to continue my tutorial on radar. In my previous class, I have told you about the working principle of radar, which works on the principle of echo. Then I derived the equation for the maximum range or maximum distance of the target from the radar. Today we will study about pulse radar. I would like to switch my language in English or in Hindi wherever I feel so that I can explain the concept of radar to my students, which is my utmost objective. यहाँ पर हम देखते हैं कि राडार जो है, राडार के टाइप्स कितने प्रकार के हैं। राडार के अनेकों टाइप्स होते हैं उसकी उपयोगिता के अनुसार या फिर उसके कार्य पद्धति के अनुसार। यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के राडार्स के नाम लिखे हुए हैं। पहला है पल्स राडार, दूसरा है कंटिन्यूस वेव राडार और तीसरा है मूविंग टारगेट इंडिकेटर। एक एक करके हम ये सभी अपने ट्यूटोरियल्स में आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम पल्स राडार किस तरह से कार्य करता है इसको समझेंगे। इन पल्स राडार, pulse is used to record the time of transmission and reception of the echo. ये बहुत ही मुख्य बात है कि पल्स राडार का नाम पल्स क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें पल्सेस जो हैं वो कैरियर फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करती हैं और ये पल्सेस ट्रांसमिट की जाती हैं। चूँकि पल्सेस में ऑन टाइम और ऑफ टाइम होता है, इसलिए ये पल्सेस जो हैं वो ट्रांसमिशन का ऑन टाइम रिकॉर्ड करती हैं, मतलब कि ट्रांसमिशन किस समय पे हो रहा है वो टाइम रिकॉर्ड करती हैं, और इको किस समय रिसीव किया गया वो टाइम रिकॉर्ड करती हैं। इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होता है उससे टारगेट का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर मैंने पल्स राडार सिस्टम का एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाया है जिसको अब हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राइट साइड पर है ट्रिगर सोर्स। ये ट्रिगर सोर्स जो है वो इम्पल्स की ट्रेन जनरेट करता है। ये देखिए इम्पल्स की सीक्वेंस, ये इम्पल्स की सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव इम्पल्स भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इम्पल्स जो है वो ऑन टाइम, पल्स का ऑन टाइम स्टार्ट करती है, और नेगेटिव इम्पल्स जो है वो पल्स को ऑफ टाइम स्टार्ट करती है। इस तरह से ये दोनों जो इम्पल्सेस हैं ये पल्स का ऑन टाइम और ऑफ टाइम के लिए आवश्यक होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रिगर सोर्स से जो ये इम्पल्सेस निकली हैं ये पल्स जनरेटर में जा रही हैं। पल्स जनरेटर जो है वो स्क्वायर वेव्स जनरेट करता है। एक्चुअली इसमें स्क्वायर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें ऑन टाइम कम होता है और ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। हम यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये पल्सेस जनरेट हो रही हैं। ऑन टाइम के समय पल्स ऑन रहती है और कैरियर को मॉड्यूलेट करती है, और ऑफ टाइम के समय पल्स ऑफ रहती है और यहाँ पर कैरियर नहीं होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑन टाइम और ऑफ टाइम को मिलाकर एक पल्स की साइकिल बनती है, और इसको हम, इसका टाइम पीरियड जो है वो टी कहेंगे, मतलब कि ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम इज इक्वल टू टी, और 1/t इज इक्वल टू PRR, मतलब कि पल्स रिपीटिशन रेट। ये पल्सेस जो हैं वो आगे मैग्नेट्रॉन में दी जाएंगी। मैग्नेट्रॉन जो है इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई पावर फंक्शन जनरेटर, साइन वेव जनरेटर। यहाँ पर ये जो पल्सेस हैं इस मैग्नेट्रॉन को मॉड्यूलेट करेंगी, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है वो किस तरह का मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ये मॉड्यूलेटेड कैरियर है। ऑन टाइम के समय पर, यहाँ ऑन टाइम के समय पर कैरियर की साइकिल्स हैं,
और ऑफ टाइम के समय पर कोई कैरियर नहीं है। तो इस तरह से ये जो हाई फ्रिक्वेंसी की साइन वेव्स हैं, ये कुछ समय के लिए जाती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, और कुछ समय के लिए ये नहीं रहती हैं, फिर ये ट्रांसमिट होती हैं, फिर ये रिसीव होती हैं, फिर ये ट्रांसमिट होती हैं। इस तरह से ये साइकिल्स जो हैं वो ऑन टाइम के समय ट्रांसमिट की जा रही हैं और ऑफ टाइम के समय इसका इको रिसीव किया जाएगा। मैग्नेट्रॉन से जो सिग्नल निकला है वो फिर से पावर एम्पलीफायर में दिया गया है ताकि इसका पावर बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो पल्स राडार है इसका जो पावर ट्रांसमिशन पावर रहता है वो बहुत हाई रहता है, लगभग 500 किलोवाट या 1 मेगावाट या 10 मेगावाट हो सकता है। आगे डुप्लेक्सर बना हुआ है। डुप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक बार पोर्ट नंबर 1 को पोर्ट नंबर 3 से जोड़ता है और फिर दूसरे समय पर दूसरे टाइम पे पोर्ट नंबर 3 को पोर्ट नंबर 2 से जोड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो ऑन टाइम पर जो है इस फिगर में हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा ट्रांसमीटर है यहाँ पर, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये रिसीवर है। तो जो डुप्लेक्सर है वो ऑन टाइम के समय इस ट्रांसमीटर को यहाँ एंटेना से जोड़ देगा और ये सिग्नल एंटेना से बाहर चला जाएगा। ऑफ टाइम के समय यानी कि जब ये वाला समय आता है, इस टाइम पर ये सिग्नल यहाँ एंटेना से रिसीव होगा और इधर पर रिसीवर के साइड पे चला जाएगा। तो ये जो सिग्नल बाहर निकल रहा है ट्रांसमिशन के लिए, ये हम देखेंगे कि ये एंटेना पे गया है सिग्नल। ये एंटेना है, पैराबोलिक एंटेना यहाँ बना हुआ है। एंटेना कई दूसरे प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये एंटेना एक डायरेक्शनल एंटेना है, जिसका अर्थ हुआ कि इसमें एक मेन लोब होगा जो कि किसी एक विशेष डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, और ये जो सिग्नल है वो दूसरी सभी दिशाओं में बहुत ही कम रहेगा। मुख्य रूप से इसका गेन जो है वो मेन लोब के साइड पे पूरा गेन रहेगा। ये डायरेक्शनल एंटेना जो है वो टारगेट को सर्च करता है, और जब टारगेट उसको मिल जाता है तो टारगेट की तरफ ये सिग्नल देता है और सिग्नल को रिसीव करता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिग्नल जो है ये ट्रांसमिट हुआ और रिसीव हुआ। ये सिग्नल वापस आएगा, वापस आके ये थ्रू द डुप्लेक्सर ये सिग्नल पोर्ट नंबर 3 से पोर्ट नंबर 2 पे रिसीवर के साइड में चला जाएगा, है ना। रिसीवर का जो पहला सेक्शन है वो है LNA। LNA का मतलब है लो नॉइज़ एम्पलीफायर। लो नॉइज़ एम्पलीफायर एक विशेष प्रकार का एम्पलीफायर है जिसका नॉइज़ टेम्परेचर बहुत कम होता है, और ये मुख्यतः यह विशेष एक प्रकार का एम्पलीफायर है क्योंकि ये बहुत ही वीक सिग्नल को भी कम नॉइज़ देकर इसको एम्पलीफाई कर सकता है। तो LNA के बाद जो सिग्नल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और ये सिग्नल उसके बाद डीमॉड्यूलेटर में जा रहा है। डीमॉड्यूलेटर जो है वो एक डायोड डिटेक्टर हो सकता है। डायोड डिटेक्टर आप जानते होंगे, पहले पढ़ा होगा आपने कि डायोड डिटेक्टर जो है वो सिग्नल के या कैरियर के एनवलप को जनरेट कर देता है और कैरियर को कट ऑफ कर देता है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमको कैसा सिग्नल मिला। इसको मैं एनलार्ज कर रही हूँ। ये देखिए सिग्नल जो है यहाँ पर कैसा मिला है। ये इस तरह का सिग्नल मिला है हमको। ये 2 पल्सेस बता रहे हैं। तो यहाँ पर शुरू में देखिए जो ये वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा सिग्नल जिगजैग है। इस पॉइंट पे सिग्नल जिगजैग है, थोड़ा थोड़ा सा है सिग्नल इको, लेकिन इस पॉइंट पर यहाँ पर सिग्नल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगेन सिग्नल वीक हो जाता है। जब सेकंड पल्स आती है तब उसका फिर से इसी तरह का सिग्नल मिल रहा है। पहले थोड़ी नॉइज़ मिल रही है, फिर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और फिर से नॉइज़ मिल रही है। तो ये जो है ये इसका एनवलप बना है। अब ये एनवलप जो है ये डिस्प्ले होगा ए स्कोप डिस्प्ले के ऊपर। ये ए स्कोप डिस्प्ले जो है ये कैथोड रे ट्यूब से मिलता जुलता डिस्प्ले है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रेक्टेंगुलर डिस्प्ले करता है। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले का एक फिगर बनाया हुआ है। ये देखिए ये जो है ए स्कोप का डिस्प्ले है। इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में टाइम शो कर रहा है और वाई एक्सिस में रिसीव्ड इको का एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है वो सिर्फ एक पल्स का बना हुआ है। यहाँ पर एक पल्स दर्शाई जा रही है जो कि 0 से स्टार्ट होके और टाइम t तक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि शुरू में यहाँ पर नॉइज़ है
ये पूरी नॉइज़ है ये, और ये जो है ये टारगेट है। तो टारगेट का जो सिग्नल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है इको, और जो नॉइज़ है उसके जो इको हैं बहुत छोटे छोटे इको आ रहे हैं, जो कि राडार के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कोई बिल्डिंग है या पेड़ हैं उनसे रिफ्लेक्ट होकर जो सिग्नल आता है वो नॉइज़ की तरह रिसीव किया जाता है। तो हम इस तरह से हमको जो है पूरी इसकी फंक्शनिंग समझ में आ गई है। यहाँ पर मैंने आगे लिखा हुआ है कि पल्स ऑन टाइम इज इक्वल टू टी ऑन। टी ऑन में सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। विशेष बात है कि टी ऑन के समय सिग्नल ट्रांसमिट होता है एंड ड्यूरिंग द टी ऑफ टाइम द सिग्नल इज रिसीव्ड। यानी कि ये राडार जो है एक बार में एक ही काम करता है। जब ये पल्स ऑन होती है तब ये राडार ट्रांसमिट करता है, और जब ये पल्स ऑफ होती है उस टाइम पे ये ट्रांसमिटेड पल्स को ही रिसीव करता है। तो इस तरह से ये राडार कार्य करता है। यहाँ हम देखेंगे आगे कि मैग्नेट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो है वो इन गीगाहर्ट्ज़ है, यानी कि LSC का बैंड में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि अबाउट गीगाहर्ट्ज़ में होती है। और यहाँ जो पल्स का रिपीटिशन रेट PRR, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पल्स रिपीटिशन रेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पल्स रिपीटिशन रेट PRR इज़ द नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितनी पल्सेस जाती हैं। तो राडार के लिए, पल्स राडार के लिए जो PRR है उसकी वैल्यू 2000 साइकिल्स पर सेकेंड से 10,000 साइकिल्स पर सेकेंड तक हो सकती हैं। PRR इज इक्वल टू 1/T ऑन टाइम प्लस T ऑफ टाइम। मतलब T ऑन टाइम और T ऑफ टाइम को मिलाकर एक टाइम पीरियड बनता है, और जो ये 1/T करेंगे तो PRR आ जाएगा। आगे हम देखेंगे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें T ऑन जो है, T ऑन मैंने 1 मिलीसेकंड लिया है, T ऑफ मैंने 9 मिलीसेकंड लिया है, और हमको निकालना है PRR यानी पल्स रिपीटिशन रेट। तो हम PRR इज इक्वल टू 1/T ऑन टाइम प्लस T ऑफ टाइम है, 1 + 9 कर देंगे तो 1/10 मिलीसेकंड हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 साइकिल्स पर सेकंड आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब 10 मिलीसेकंड का टाइम पीरियड होता है तो 100 साइकिल्स पर सेकंड होती है। हालांकि ये जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं दीज आर नॉट रियल वैल्यूज़, ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लीजिएगा इसको। आगे मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में हमने PRR इज इक्वल टू 2000 साइकिल्स पर सेकेंड लिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द आर मैक्स ऑफ राडार, मतलब कि मैक्सिमम रेंज या टारगेट का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है इस राडार के लिए, ये हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम सॉल्व कैसे किया है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/PRR इज इक्वल टू 1/2000 साइकिल्स पर सेकेंड। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.5 मिलीसेकंड। इसके बाद हम देखते हैं, हमने फिर से फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर हमको चूँकि डिस्टेंस निकालना है तो हम यहाँ लगा रहे हैं S इज इक्वल टू 2D/T, देयरफॉर D इज इक्वल टू S इंटू T डिवाइड बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू S इज द speed of electromagnetic waves, that is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second multiplied by 0.5 into 10 raised to minus 3 divided by 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75 किलोमीटर्स। तो हम देखते हैं कि ये जो राडार है जिसका PRR 2000 साइकिल्स पर सेकेंड है, ये राडार जो मैक्सिमम दूरी जो टारगेट की हो सकती है वो है 75 किलोमीटर्स। अगर कोई टारगेट 75 किलोमीटर से और दूर रखा है, सपोज़ ये 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पे रखा है, तो ये जो राडार है उस टारगेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टाइम पीरियड जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ टारगेट डिसाइड करता है। जो पिछली क्लास मैंने ली थी जहाँ पर हमने एक
इक्वेशन डराइव किया था जिसमें हमने मैक्सिमम रेंज ऑफ द टारगेट निकाला था, उस इक्वेशन में हमने ट्रांसमिटेड पावर, रिसीवेबल पावर, एंटेना गेन और राडार क्रॉस सेक्शन वगैरह की क्वांटिटीज़ लेकर आर मैक्स निकाला था। वो आर मैक्स जो है वो कंटिन्यूस वेव राडार के लिए है। इट इज़ इस पल्स राडार में वो इक्वेशन जो है उसमें लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि पल्स राडार में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो PRR से ही निकलेगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो इक्वेशन यहाँ पर भी अप्लाई होता है, लेकिन PRR का जो इक्वेशन है ये वाला, ये भी यहाँ पर अप्लाई होता है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो निकलेगा वो इसी इक्वेशन से निकलेगा, जो कि इन दोनों में से जो भी कम होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाएगा। तो इस तरह से जो है आज हमने पल्स राडार की वर्किंग को अच्छे से समझा है। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में इसके नोट्स लिखे हुए हैं। आप इसको चाहे तो इन नोट्स को आराम से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा मेन एम है कि जो हिंदी समझने वाले विद्यार्थी हैं वो राडार के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें, और मैं ऐसी अपेक्षा करती हूँ कि मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर रही हूँ। इसमें आप भी मेरा सपोर्ट अवश्य करें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगी कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और मैं आगे भी इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाने का प्रयास करूंगी और आपकी मदद कर सकूंगी। टिल देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल का आप वेट करिए। टिल देन टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।